रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. In the previous lectures we have studied about the femoral hernia and other cephalomerics and other clinicals and we have learned. तो इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं या हम लर्न करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं मज़ीद क्लिनिकल्स. तो इसमें सबसे पहले तो है कि एक एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी रिप्लेस्ड और एक्सेसरी. असल में इस क्लिनिकल की ये इम्पोर्टेंस है कि ये आर्टरी प्रेजेंट होती है जहाँ पे फीमोरल हर्निया बन रहा होता है, फीमोरल रिंग होता है, तो उसके बड़े करीब से या उसके अक्रॉस से गुजरती है जब ये ऑब्चुरेटर फोरामिना में इसने जाना. ये सब में नहीं होती, 20% पीपल्स में ये आर्टरी होती है. और लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम रिपेयर करते हैं to place the staples by endoscopic repair, इंग्वाइनल हो या फेमरल हो, कोई भी हो, तो उसमें हमें ये केयर करनी पड़ती है कि ये आर्टरी जो है इसको हम ये सेव करें, है ना. इस आर्टरी को हमने सेव करना होता है जो कि एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है ना. ये ऑब्चुरेटरी आर्टरी आ रही है और एक एक्सेसरी ये आर्टरी जा रही है, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी. सो वी हैव टू टेक केयर नॉट टू डैमेज दिस आर्टरी जब हम रिपेयर कर रहे होते हैं फेमरल हर्निया. अनदर कंडीशन ट्रंकेंटेरिक बर्सा. आप डायग्राम में देख रहे हैं, हियर यू आर सीइंग ये जॉइंट दिखाया हुआ है और इसको एनलार्ज करके यहाँ दिखाया हुआ है कि ये ग्रेटेड ट्रंकेंटेरिक है, नेक का फीमर है और यहाँ पे ये बर्सा. क्या होता है कि समटाइम्स इसकी जो ये सैक होती है बर्सा की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू ट्रामा और सम इन्फेक्शन. तो फिर ये पेन करती है एंड पेन इज़ वेरी स्वेयर वाइल वॉकिंग और सिटिंग स्टैंडिंग. सो तो पहले तो हमने ये कि ये बर्साइटिस होता कहाँ पे, एट द ट्रंकेंटेरिक बर्सा, और इसकी पेन जो है फिर हिप जॉइंट, थाई या बटक में जाती है. और फिर ये कि इसकी मज़ीद तफसील ये है कि बर्सा इज इंसर्टेड बिटवीन फेमरल एंड ट्रंकेंटेरिक प्रोसेस एंड ग्लूटियस मीडियस और इलियोटिबियल ट्रैक्ट. तो यहाँ ये बर्सा, ये आपको नजर आ रहा है, ये बर्सा पड़ता है, ये डीप ट्रंकेंटेरिक बर्सा नजर आ रहा है आपको. सो इसमें ट्रामा, हिप सर्जरी हो या रेपिटेटिव मूवमेंट से स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है. फीमेल में ज़्यादा कॉमन है और ये 1000 में से 2 बंदों को हो सकता है. और पेन कब होती है, व्हेन यू आर राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन एंड और जब आप लेटते हैं तो इट इज़ आल्सो पेनफुल. ट्रीटमेंट इसकी या तो इंजेक्शन देते हैं, एनसेट देते हैं और फिजियोथेरापी कराते हैं. ट्रंकेंटेरिक बर्साइटिस, ये कंडीशंस बड़ी कॉमन है इन सोसाइटी, दीज पेनफुल कंडीशंस. इसी तरह एक इस्चियल बर्साइटिस भी होता है. As you can see the ischial bone, जहाँ पे हम बैठते हैं, where we sit on the ischial tuberosity, और यहाँ से आपको पता है कि मसल्स भी ओरिजिनेट करते हैं, तो यहाँ पे भी नेचर ने एक बर्सा रखा होता है, तो यहाँ पे भी इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. तो ये ट्रंकेंटेरिक तो अलग चीज़ है, ये इस्चियम पे होता है, इसलिए इसको इस्चियल बर्साइटिस कहते हैं. आपको पता है कि यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट करते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल सारे यहीं से ओरिजिनेट करते हैं. तो ये टेंडर होता है जब हम पालपेट करते हैं बटक के डीप, और इसकी ट्रीटमेंट प्रेशर रिलीव करते हैं, एनसेट देते हैं, फिजियो कराते हैं, और ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है, जब आप बैठना होता है तो उसके लिए आप एड्स इस्तेमाल करते हैं. ये एक दिखाया गया है कि ये इस्चियोग्लूटियल बर्सा और इस्चियल बर्साइटिस में इसकी जो ट्रीटमेंट है कि इसमें आप ये कैसे ये फिजियो आप इसकी करते हैं. तो इस लेडी बेचारे को लेफ्ट साइड में ये सिटिंग है और ये इसकी वो एक्सरसाइज कर रही है टू रिलीव द पेन.
the owning process. Now is the hamstring strain injury is very common, very common in the games गेम्स में भी और वैसे भी नॉर्मली जब आप बच्चे खेलते हैं या कभी आपको दौड़ना पड़ता है तो फिर उसमें ये हैमस्ट्रिंग इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए मैंने मुख्तलिफ पिक्चर्स दी हैं जिसमें हैमस्ट्रिंग इंजरी दिखाई गई है। तो टाइप ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपको पता कितने होते हैं? एक होता है सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, फिर बाइसेप्स फेमोरिस, फिर उसके बाद जो है ये एडक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पार्ट। तो इसमें किसी में भी स्ट्रेन या इंजरी हो सकती है। ये एक फुटबॉलर प्लेयर है, कोई मशहूर होगा, तो इसमें इसको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हुई है। अब इसमें 3 ग्रेड्स दिखाए गए हैं। ग्रेड 1 में यू कैन सी देयर इज ओनली swelling and redness और ये tear apart नहीं हुआ। There is in the second grade में partial tear हुआ, complete tear मसल का नहीं हुआ। और थर्ड ग्रेड में देखें ये complete tear हो गया यहाँ से। So there are 3 grades of strains, hamstring strains। अब फैक्टर कौन से हैं? बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में, पीपल ओवर एज ऑफ 65, मेडिकेशन कोई ले रहे होते हैं ऐसी स्टीरॉइड्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़, उसमें आपका वज़न बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओवर एक्सरसाइजिंग या काम में जब आप लगे हुए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा देर तक आपको खड़ा रहना पड़ा, उसमें हो सकती है। मसल स्पैज़म ज़्यादा कॉमन होते हैं अमंग द एथलीट्स, स्पेसिफिकली एंड्योरेंस एथलीट लाइक मैराथन रनर्स और अदर्स, उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है ना। ये एक वैसे स्लाइड मैंने लेंथनिंग प्रोटोकॉल की स्लाइड ऐड की थी कि जिसमें ये एक्सरसाइजेज के लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये उसको आप हैमस्ट्रिंग इंजरी को ट्रीट करने के लिए ये लेवल यूज़ करते हैं। ये आप भी घर में कर सकते हैं या फैमिली में आप देखें किसी बंदे को, ये आप सस्पेक्ट करें कि ये वाली इंजरी है, तो यू कैन यूज़ these exercises। आगे जनाब इंजरी to the superior gluteal nerve which is supplying the muscle which is gluteus medius। यहाँ पे ये gluteus medius है और इसको superior gluteal nerve सप्लाई करती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर superior gluteal nerve की इंजरी हो जाती है तो फिर हम ट्रेंडलनबर्ग साइन करते हैं। ये साइन दिखाया गया है कि ये वाली राइट साइड अगर इफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड वाली जो हिप है और जो पेल्विस है दैट विल फॉल डाउन। अगर राइट की इंजरी है तो फिर लेफ्ट वाली विल फॉल डाउन। और जब ये फॉल डाउन करेगी तो पेशेंट टेंड टू फॉल ऑन द लेफ्ट साइड, तो फिर इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन। ठीक है ना। अपोजिट मसल इज इफेक्टेड, the symptoms are seems to be on the opposite side। राइट साइड का मसल इफेक्टेड है और लेफ्ट साइड की पेल्विस है वो फॉल डाउन कर रही है। ठीक है ना। अब इसमें यह कि जब ग्लूटियस मैक्सिमा मीडियस वीकन्स हो जाता है, जब नर्व डैमेज होती है, तो फिर आपकी गेट में भी फर्क पड़ता है। उस गेट को कहते हैं ट्रेंडलनबर्ग्स गेट। Pelvis drops on the opposite side during stance on the affected side। Right? जब अफेक्टेड साइड पे आपका पाँव आप रखते हैं जिस मसल का इफेक्टेड है, जैसे इसमें नज़र आ रहा है कि ये लेफ्ट साइड की इफेक्टेड है और ये पेल्विस राइट साइड पे गिर रहा है, उसको कंपनसेट कर रहा है इस तरह कि अपने ट्रंक को सारे के सारे को लेफ्ट साइड पे टर्न करता है। तो उससे क्या कोशिश करता है कि पेल्विस जो इन लाइन हो जाए। Gluteus medius lurch, lateral trunk flexion over the affected limb during single limb sport to maintain center of gravity over the base of the sport। यहाँ पे ये वही आपको देखें ये कोशिश कर रहा है कि सारा ट्रंक ऑन दी लेफ्ट साइड आएगा
इससे ये क्या करता है, कोशिश करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करे और ये खड़ा रह सके। अब ये है कि जनाब sciatic nerve is very very important nerve, a very big nerve. Sciatic nerve injuries are very common and especially at the root level L4, 5, S1, S2, S3 and आप पहले तो ये है कि आपको नॉर्मल एनाटमी ऑफ sciatic nerve पता होना चाहिए। ये ओरिजिनेट करती है लंबोसैक्रल प्लेक्सिस से और फिर ये लीव करते हैं पेल्विस को थ्रू ग्रेटर sciatic फोरामिना piriformis के नीचे, फिर मिडवे बिटवीन दी पोस्टीरियर superior iliac spine एंड ischial tuberosity, उसके दरमियान ये रन करती है। फिर ये रन करती है नीचे मिडवे बिटवीन द टिप ऑफ ग्रेटर ट्रंक एंड ischial tuberosity, फिर ये डाउनवर्ड जाती है इन द मिड लाइन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई और फिर ये डिवाइड करती है कॉमन पेरोनियल टिबियल में वेरिएबल साइड है अबव द पॉप्लिटियल फोसा। इंजरीज में सबसे पहले इसमें कौन से इफेक्ट आएंगे, मोटर इफेक्ट्स आएंगे, वेस्टिंग ऑफ मसल स्पेशली बिलो द नी, क्योंकि ये मोस्टली मसल्स कौन से बिलो द नी, वीक फ्लेक्शन ऑफ द नी सार्टोरियस एंड ग्रेसिलस, तो उनकी भी वीक फ्लेक्शन होगी, वीक एक्सटेंशन ऑफ द हिप जिसमें ग्लूटियल मैक्सिमस इंटैक्ट है तो उसकी वजह से एक्सटेंशन होती है लेकिन वीक होगी, बिलो द नी पैरालाइज होंगे सारे मसल, weight of the foot causes it to assume the plantar flexor position और foot drop, तो उसमें क्योंकि कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हुई है तो फुट ड्रॉप होगा और इस गेट को हम कहते हैं स्टैंपिंग गेट, जैसे कोई मोर लगा रहा हो ठक ठक की आवाज आती है तो उसको स्टैंपिंग गेट कहते हैं, फुट ड्रॉप हो जाएगा मोटर इफेक्ट्स में। इसी तरह जब से sciatic नर्व डैमेज होगी तो फिर सेंसरी इफेक्ट भी होगा, ये कहाँ लॉस होंगी, बिलो द नी लॉस होंगी एक्सेप्ट अ नैरो एरिया डाउन द मीडियल साइड ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द लेग, वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सेफनस नर्व सप्लाई कर रही है जो कि फेमरल नर्व की ब्रांच। sciatica वेरी कॉमन कंप्लेंट जो कि हमारी सोसाइटी में देखी जाती है, हर घर में कोई ना कोई बंदा अफेक्टेड है विद द कंप्लेंट ऑफ बैक पेन कि जी उसकी कमर में दर्द है और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है, देखता है, उसको चेक करता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है, देन यू कम टू नो कि जी इसको sciatica पेन है और हमारी लेमन लैंग्वेज में इसको रीवा का दर्द भी कहते हैं, तो दैट इज sciatica। sciatica में ये आप देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रास हैं, लंबर वर्टिब्रा, ये उनके दरमियान स्पेस है जहाँ से नर्व निकल रही है, इन्होंने ये वाला वर्टिब्रे को प्रोमिनेंट किया कि यहाँ से ये नर्व निकल रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, नर्विंग हो गई है जिससे कंप्रेशन ऑन द नर्व हुई है और उससे क्या हुआ, ये सारा एरिया इफेक्टेड हुआ है, ठीक है ना। ये ऊपर वाली जो डायग्राम है ये तो शो कर रही है हाउ टू गेट रिड ऑफ द sciatic nerve पेन, तो sciatic nerve पेन अगर ये वर्टिब्रा के लेवल पर है तो उसको कैसे अवॉइड करना है, तो वो ये दिखा रहे हैं, है ना। और ये क्या है कि ये दो वर्टिब्रा के दरमियान जो स्पेस है वो नैरो हो गई जिससे नर्व कंप्रेशन हुई, ये देखें ना हर्निएटेड डिस्क है, डिस्क हर्निएट एंड की है कहाँ पे, पोस्टीरियरली, तो वहाँ पे हर्निएट करके इसने क्या किया है, नर्व को कंप्रेस किया है। Now the इंजेक्शन अब बहुत कॉमनली लगाया जाता है। अब ये पिछली डायग्राम में फिर जाता हूँ मैं, तो ये एक तो मैंने आपको बताया कि sciatica होती क्या है, दूसरा इसका मैकेनिज्म, उसकी पेन रिलीफ कैसे करते हैं और पेन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, बैक से यहाँ से शुरू के पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई में अप टू द हील और यहाँ तक एरिया ऑफ पेन, ये एक किसी भी लेवल तक हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी टांग में हो, ये किसी भी हिप में भी हो सकती है, नी पे भी हो सकती है, बिलो नी भी हो सकती है, लेकिन ये एरिया होगा जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि लंबोसैक्रल स्पाइन में कोई डिस्क प्रोलैप्स है, उसके लिए फिर हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं, लंबोसैक्रल एक्सरेज, उसमें फिर हम देखते हैं कि sciatica का लेवल क्या है और उसके मुताबिक फिर एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं।
Now is the mapping safe area of the gluteal intramuscular injection, क्योंकि gluteus maximus एक बहुत बड़ा मसल है जिसमें इंजेक्शन आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन we have to be careful while putting injection in the intragluteal region, in the gluteal region, to avoid the damage to the sciatic nerve. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिप को हम डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, और यहाँ पे ये देखें ये इनर क्वाड्रेंट में, लोअर इनर क्वाड्रेंट में sciatic nerve काम कर रही है, फिर बाद में ये आउटर क्वाड्रेंट में चली जाती है। लेकिन ये जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है, इट इज अ क्वाइट सेफ एरिया फॉर द इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन। तो यहाँ पे ये इसने एक हाथ रखा हुआ है पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और एक अंगूठा जो है इसकी लिटिल फिंगर ऑन द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, और जो थंब है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये फिर सेफ एरिया आ गया हमारे सामने बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर फॉर द इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन। ठीक है जी, सेफ एरिया, ये उन्होंने सेफ एरिया मार्क करके दिखाया है कि यहाँ पे हम एनेस्थीसिया ब्लॉक भी कर सकते हैं टू द sciatic nerve। ये एरिया को लोकेट करके पहले हम sciatic nerve की जो है ना वो लोकेशन मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लेकर इसको हम sciatic nerve ब्लॉक यहाँ पे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे अगर कोई हमें सर्जरी करनी होगी तो ये एरिया फिर एनेस्थेटाइज हो जाएगा और बाकी आप सर्जरी फिर आराम से कर सकते हैं। राइट, ये अब यहाँ पे आगे जी शुरू हो जाता है द बैक ऑफ द नी, दैट इज द popliteal fossa। यहाँ पे जो वेरी कॉमन है वो आस्की के एग्जाम में द बेकर सिस्ट। यहाँ पे ये देखें कि नी effusion from the intra-articular pathology allows the fluid to go through the valve to the cyst in one direction। तो यहाँ पे ये देखें ये posteriorly valvular opening हो गई, यानी कि ये फ्लूइड इस बाहर तो आ जाएगा लेकिन अंदर वापस नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एक सिस्ट बन जाती है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट, जिसको हम बेकर्स सिस्ट कहते हैं। ये और डायग्राम दिखाई गई जिसमें और क्लियरली दिखाया गया, ये तो है नॉर्मली, और यहाँ पे आप ये फ्यूजन शुरू हुई है सिस्ट फिर फ्रॉम द जॉइंट में से ये निकली है और ये सिस्ट बढ़ती जा रही है बिलो बिहाइंड द पोस्टीरियर टू द, ये जो है ना नी विद प्राइमरी बेकर सिस्ट और ये नी विद सेकेंडरी बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी नेक है और यहाँ पे ये डायरेक्ट है डायलेटेशन ऑफ द सिनोवियल मेम्ब्रेन, सो इसको कहते हैं बेकर सिस्ट। पॉप्लिटियल एब्सेस, इसी में अगर ये बेकर सिस्ट में इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगी पस फॉर्मिंग। जब पस फॉर्म जब होगी तो इसको क्या कहेंगे पॉप्लिटियल एब्सेस। तीन कंडीशन में होती है, सप्रेशन ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड यहाँ पे जो पॉप्लिटियल उसमें हो जाती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द फीमर उसमें हो जाती है, या अपर एंड ऑफ द टिबिया हो, और जो लोकल सेलुलर टिश्यू है उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो वो पॉप्लिटियल एब्सेस बन जाती है। अब ये कि पॉप्लिटियल एब्सेस और बेकर सिस्ट ये एक दूसरे से मिलते जुलते भी हो सकते हैं ना, कि इट इज डिफरेंशिएट दैट इट इज अ बेकर सिस्ट और अ पॉप्लिटियल एब्सेस, दोनों में डिफरेंशिएट करना होता है। ट्रीटमेंट इसकी इंसिजन देते हैं आप, स्लाइड इमीडिएट टू द लेटरल बॉर्डर और पॉप्लिटियल स्पेस पैरेलल टू द बाइसेप्स टेंडन में वहाँ पे इंसिजन दिया, और इंसिजन इज ऑन द लेटरल ऑन द पॉप्लिटियल स्पेस। यहाँ पे केयर करनी होती है कि जो लेटरल पॉप्लिटियल नर्व है यानी कॉमन पेरोनियल नर्व जो है उसको डैमेज ना हो। पॉप्लिटियल एब्सेस। एनोरिज्म, एनोरिज्म असल में होता क्या है, एनोरिज्म इज द एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ एन आर्टरी। एनोरिज्म, popliteal aneurysm is the dilatation, abnormal dilatation of the popliteal artery. Second most common
साइट है, यहाँ पे ये एन्यूरिज्म बनता है। और यहाँ पे क्या होगा कि स्वेलिंग होगी, लेकिन वो क्या होगी, पल्सटाइल होगी, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द आर्टरी। अब क्या होता है कि जो एन्यूरिज्म है, अब नॉर्मल डायलेटेशन है, तो यहाँ पे ब्लड की टर्बुलेंस होगी, ब्लड स्टेसिस होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। और फिर उससे, इस थ्रोम्बोसिस से डिस्टली ये जो दो आर्टरी जा रही हैं, इंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एम्बुलेंस जाके आगे इन आर्टरीज में से किसी को ब्लॉक कर दे, ठीक है ना। अब ये इसलिए ये पॉपुलेटेड एन्यूरिज्म को ट्रीट करना जरूरी होता है। आप डायग्नोज कैसे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी के जरिए इसको डायग्नोज करेंगे। रिपेयर कैसे करेंगे, सर्जिकल। इसमें क्या होगा, इसकी जो एन्यूरिज्मल एरिया है, इसको सारे को निकाल देंगे आप, और यहाँ तो फिर वेन ग्राफ्ट बाईपास लगा देंगे यहाँ पे, और लाइगेशन करके इसकी रिसेक्शन करके यहाँ पे डायरेक्ट रिपेयर मुश्किल होती है, तो इसलिए ग्रेट सेफनेस वेन ही ली जा सकती है, जो कि यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है ना। अब एन्यूरिज्म ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज, उससे आगे तो फेमरल और पॉपुलेटेड एन्यूरिज्म सिम्टम में लिम्ब इस्कीमिया, डिमिनिश्ड एब्सेंस पल्सेस, सर्जरी इसकी ट्रीटमेंट है, और पेन इसको करना पड़ता है, राइट। अब आ जाती है नर्व इंजरी, इंजरी टू द टिबियल नर्व। ये जरा अनकॉमन है, क्यों, क्योंकि टिबियल नर्व डीपली लाइंग करती है, ये सुपरफिशियल इतनी नहीं होती, इसलिए अनकॉमन है। प्रोटेक्टिव पोजीशन है, इसलिए अनकॉमन है। लेकिन फिर भी ये डीप लैसेरेशन में कोई नाइफ से इंजरी हो जाए कोई इस वजह से, तो उसमें ये टिबियल नर्व डैमेज हो सकती है। टिबियल नर्व डैमेज अगर होगी तो उसमें क्या होगा कि अनएबल टू प्लांटर फ्लेक्स, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है लेग का, उसके मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाएंगे, और फिर सेंसरी लॉस होगा, वो 16 फुट पे होगा, जैसे कि आप इनिशियली मैपिंग कर चुके हैं इसकी। सो टिबियल नर्व में अगर यानी यूँ कह लें कि जहाँ पे शियाटिक नर्व डिवाइड किया, उससे पहले ये हैमस्ट्रिंग वगैरह को और दूसरे मसल को सप्लाई कर चुकी है, तो फिर ये डिपेंड करता है इसका लेवल किस लेवल पे होगा। अगर ये पॉप्यूलिटल फोसा के बाद होती है, तो फिर ये है कि गैस्ट्रोकिनीमियस मसल बच जाएंगे, क्योंकि वो पॉप्यूलिटल फोसा में ही दोनों हेड्स ऑफ गैस्ट्रोकिनीमियस को टिबियल नर्व सप्लाई कर देती है, लेकिन सोलियस और बाकी डीप मसल्स जो हैं वो फिर लॉस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लांटर फ्लेक्शन या तो एब्सेंट हो सकती है या फिर वीक हो सकती है, दोनों का हो सकता है। यहाँ पे देखिए टिबियल नर्व इंजरी दिखाई गई है, ये उसका है, रेयरली इंजर्ड है, कंप्लीट डिवीजन रिजल्ट इन फॉलोइंग क्लिनिकल मोटर में ऑल मसल इन द बैक ऑफ द लेग एंड सोल ऑफ द फुट आर पैरालाइज्ड, ठीक है ना। द अपोजिंग मसल डॉर्सिफाई द फुट एट द एंकल एंड इवर्ट द फुट एट द सबटेलर जॉइंट। So the an attitude referred to as talipes calcaneo valgus, valgus away, ठीक है ना। ये आप फुट में देखेंगे टेलिपीज इक्वेना वायरस और टेलिपीज इक्वेना वाल्गस क्या होता है। यहाँ पे फिर सेंसरी लॉस दिखाया गया है कि सेंसरी लॉस में लेटरल साइड ऑफ द लेग एंड फुट, यानी सूरल नर्व जो है वो जो है उससे क्या होगा, सेंसरी लॉस होएगा। और जब सेंसरी लॉस होता है तो फिर आपको जब पेन नहीं होती तो वहाँ पे ट्रॉफिक अल्सर्स बन जाते हैं, यानी माइनर ट्रामा हुआ, सेंसरी लॉस हो चुका है, यू डोंट फील पेन और एनीथिंग, सो यू गेट ट्रामा, और वहाँ पे क्या गया, अल्सर्स बन गए। सो दीज आर दी ट्रॉफिक अल्सर्स। अब आगे पेरोनियल नर्व, ये देखें आप, पेरोनियल नर्व को दिखाया गया और ये नॉर्मल एक्शन है, पेरोनियल नर्व है। जब पेरोनियल नर्व जो कॉमन यानी कॉमन पेरोनियल नर्व जी डीप और सुपरफिशियल दोनों हो, तो फिर ये कि आपकी ये फुट की पोजीशन देख रहे हैं, हील आर अबव द ग्राउंड, और ये जो क्या कहते हैं फुट जो है तो ये तकरीबन प्लांटर फ्लेक्शन की पोजीशन में है। सो इट इज़ नेम्ड एज द फुट ड्रॉप। ये आप इसको अपर लिम्ब के साथ कंपेयर करें विद द रिस्ट ड्रॉप, तो जब द एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट, ये हैंड
ये इन्वॉल्व हुए थे तो वहाँ पे रिस्ट ड्रॉप हो गया। इसी तरह ये यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इंटीरियर कंपार्टमेंट और लैटरल कंपार्टमेंट के हो रहे हैं, तो यहाँ पे फुट ड्रॉप हो रहा है। सो फुट ड्रॉप में आप ये देखें कि ये फुट ड्रॉप की पोजिशन है, ये है नॉर्मल, ये 120 पे चला जाएगा, ये इसकी 160 होता है, ये एंगल में दिखाया गया 90 भी होता है, तो ये इट विल ड्रॉप अप टू 120। तो जब ये ऐसे हो तो फिर इसको क्या कहेंगे हम, फुट ड्रॉप कर गया है। फुट ड्रॉप की जो काजेज है उसमें तो बहुत सारी हैं, जिसमें ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक है, अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन जहाँ पे स्पाइन इन्वॉल्व हो गई है और वहाँ पे जो टिबियल नर्व जहाँ से निकल रही है वहाँ पे इन्वॉल्व हो गई है, और चारकोट मैरी टूथ डिजीज उसमें स्पाइनल कॉर्ड नर्व रूट इंजरीज में, उसमें पोलियो में उसमें हो सकता है, मस्कुलर काज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, टेंडन रप्चर है और ऑफ टिबियल एंटीरियर, ये सारी काजेज उसमें फुट ड्रॉप में आ जाती हैं। तो आपको जब डायग्नोज करनी होती है फुट ड्रॉप की तो हमें फिर डिफ्रेंशिएट करना होता है कि इनमें से कौन सी काज है। अगर ट्रामा की हिस्ट्री नहीं है, अगर ट्रामा नहीं है, अगर डायरेक्ट डैमेज टू द टिबियल नर्व नहीं है, तो इनमें से कोई भी काज हो सकती है। तो टाइप क्या है, एक तो हाई है, अबव द लेवल ऑफ फिब्रिलर हेड, अगर डीप पेरोनियल नर्व डैमेज हो तो वो हाई होगा, अगर बिलो द लेवल ऑफ फिब्रिलर हेड हो, सुपरफिशियल नर्व बिलो नर्व अगर इन्वॉल्व हो तो टाइप 2 लो हो जाएगा। So type 1 is high, type 2 is low foot drop. So three means है compensating this problem. एक तो गेट हो जाएगी, बैटलिंग जैसे कि भंगेरे डाल रहे हो, in which the individual leans to the side opposite the leg and hiking the hip. तो and swing out gait भी हो सकती है, in which long limb is swung out laterally abducted to allow the toes to clear the ground. अब ये जो है ना, ये या तो वीडियो में देख के यहाँ आप इसका परफॉर्म करके समझ सकते हैं कि ये गेट कैसी होगी। हाई स्टेपिंग गेट, स्टेपेज गेट, in which the extra flexion is applied at the hip and need to raise the foot as high as necessary to keep the toe from hitting the ground. अक्सर तो यही है कि जब आप होता है कि अवॉइड करना होता है कि आपका पाँव ग्राउंड के साथ हिट ना करे, इंजरी ना हो, तो आप उसको हाई अप करते हैं बाय दी फ्लेक्शन ऑफ द हिप और नी की फ्लेक्शन से, तो उससे बचने के लिए उसको हाई स्टेपिंग गेट भी कहते हैं। तो तीन गेट्स हो सकती हैं, वेडलिंग, स्विंग आउट गेट और हाई स्टेपिंग गेट। अब आ गया जी कंपार्टमेंट सिंड्रोम। डेफिनेशन क्या है जी कि एलिवेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल प्रेशर इन क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट रिजल्ट इन माइक्रोवास्कुलर कंप्रोमाइज। देखें ना, तो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने चूज किया है, यहाँ पे लेग के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, तो कोई भी कंपार्टमेंट फर्ज करें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल जो दरमियान में फ्लूइड होता है सेल्स के दरमियान में, अगर उसमें प्रेशर हाई हो गया है तो उससे क्या होगा कि जो वेसल्स हैं नर्व दे विल बी कंप्रेस्ड और उस कंप्रेशन की वजह से जो सिम्टम्स आएंगी वो कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब यहाँ पे है कि पहले क्या होता है कि एक तो ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरस्टिशियल प्रेशर वो कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो पहले मायोन्यूरल फंक्शन वो इम्प्रूव होते हैं, फिर नेक्रोसिस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इवेंचुअली डेवलप्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे केस रिपोर्ट हुआ है कि 54-year-old hypothyroid male taking thyroxine and simvastatin presented with the bilateral leg compartment syndrome and myonecrosis। यहाँ पे bilateral compartment syndrome है, काज इसकी इंजरी नहीं है बल्कि इट्स अ हाइपोथायराइड का केस था जिसमें इसको थायरॉक्सिन और सिम्वास्टेटिन वगैरह दे देते हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो मायोनेक्रोसिस हुई है, उसका बायलैटरल वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया है, मायोनेक्रोसिस हो गई है। इसमें नॉन ऑपरेटिव है और ऑपरेटिव में दोनों कर सकते हैं।
फेशियोटमी कब करेंगे कि जब प्रेशर जो है ये 30 to 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़ जाए प्रेशर, तो फिर आप इमरजेंसी फेशियोटमी कहते हैं। फेशियोटमी यानी फेशिया को ऑटमी कर देते हैं, मींस यू कट डाउन द फेशिया। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये दोनों लेग को यहाँ से इंसिजन दिया गया और जो फेशिया था, डीप फेशिया, उसको कट किया गया। तो उससे क्या हुआ कि कंपार्टमेंट के अंदर का प्रेशर एकदम रिलीज हो गया, तो इसको कहते हैं फेशियोटमी। अब आगे जनाब शिन पेन के ये जो शिन है, आप शिन गार्ड क्रिकेटर्स अक्सर पहनते हैं ना, शिन गार्ड पहनते हैं, हॉकी वाले भी पहनते हैं कि अगर बॉल यहाँ पे शिन पे स्ट्राइक करे तो बॉल इंजरी से बच जाए, तो वहाँ पे शिन गार्ड यूज करते हैं। तो शिन पेन किन किन कंडीशन में हो सकती है? एक तो शिन स्प्लिंट्स में, एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम में, और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में। ओल्ड एज हो गई है और उसमें ओल्ड एज में क्या हुआ है कि बोन वीकन हो गई है, तो वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उस वजह से शिन पेन हो सकती है। अब यह है कि जी शिन स्प्लिंट्स, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, शिन स्प्लिंट्स, यहाँ पे इंजरी की काज क्या है कि इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्किन जो है वहाँ पे पेन है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, मसल स्प्रेन, क्रॉनिक एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, पेरियोस्टियम इरिटेशन, ये सारी हो सकती हैं इधर शिन कंपार्टमेंट में। रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा, तो यहाँ पे देखें ना, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लो लेग कैन रिजल्ट इन द शिन स्प्लिंट्स। शिन स्प्लिंट्स आर स्मॉल tears in the leg muscles at their point of attachment to the shin। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक एथलीट होगा या ये खिलाड़ी होगा जिसमें हाइपर मोबिलिटी है और स्ट्रेस की वजह से इसको ये शिन पे ऊपर रेपिटेटिव ट्रामा की वजह से स्प्लिंट्स हैं और माइक्रो ट्रामा हुए जिससे पेन होगी, तो इसको कहते हैं मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये है कि फुट ड्रॉप, डू यू एवर एक्सपीरियंस फुट ड्रॉप? नहीं, अल्लाह ना करे आप हो। तो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये नॉर्मल फुट है और यहाँ पे ये देखें, ये फुट इज नॉट लाइक द नॉर्मल वन, इट इज बेंडिंग डाउनवर्ड, सो ड्रॉप करके है, फुट ड्रॉप करके। तो यहाँ पे ये है कि ये मसल जो है ना इन्वॉल्व है, कौन सा? ये टिबियालिस एंटीरियर है, एक्सटेंसिव डिजिटोरम लॉन्गस है, और ये इसके नीचे से पास कर रहे हैं एक्सटेंसर रेटिनोकम नीचे। अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फुट ड्रॉप हो जाएगा। ये डॉर्सिफ्लेक्शन है, ये प्लांटर फ्लेक्शन। अगर ये दोनों मसल डैमेज हो जाते हैं, इनकी नर्व सप्लाई क्या है? डीप पेरोनियल नर्व। तो डीप पेरोनियल नर्व अगर इनकी अगर है, अगर कॉमन पेरोनियल नर्व कट जाती है या डीप पेरोनियल नर्व कट जाती है, तो क्या हो जाएगा? फुट ड्रॉप हो जाएगा। ट्रॉमेटिक हो सकती है, टेंडन इंजरीज हो सकती है, न्यूरोजेनिक हो सकती है, और एट और बिलो द लेवल ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व हो सकती है, डायरेक्ट इंजरीज हो सकती हैं, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया में, या फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ हेड और नेक ऑफ फिबुला में, इसमें हो सकता है, या डिस्लोकेटेड नी जॉइंट हो, इसमें हो सकता है, या के कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाए अपर वन थर्ड ऑफ द टिबिया के, तो उसमें ये कॉजेज हो सकते हैं फुट ड्रॉप की। यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरीज को दिखाया गया है, तो हम ये सिर्फ 2 या 3 डायग्राम देखेंगे, तो हम अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फुट ड्रॉप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह फुट ड्रॉप को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हाई स्टेपिंग गेट है, फिर डीप फिबर एंट्रैपमेंट क्या होती है, सुपरफिशियल नर्व एंट्रैपमेंट क्या होती है, और फिर एचलेस टेंडन पे आ जाएंगे कि इसकी रप्चर कैसे होता है, रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटस, रिफ्लेक्स कैसे लेते हैं कैल्केनियल, ये देखेंगे। प्लांटर फ्लेक्शन अगर एब्सेंट हो तो उसकी क्या काजेज हैं, एचलेस बर्साइटस क्या होता है, फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पल्स क्यों फील करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है, डायबिटिक फुट स्पेशली कौन सा, ये कॉमन जो कंडीशन है फुट की,
उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हम ये डायबिटिक फूड से शुरू करेंगे। आपको बिलो यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस, कहाँ पे, ये इस स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।